Hello guys, so my name is Meghna Latra and I teach biology for class 9th. So आज हम करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर जो है उसकी रिविजन इन वन शॉट। जो हमने चैप्टर 2 घंटे में किया था, लेकिन 2 पार्ट्स में किया था, उसको हम आज एक पार्ट में करने वाले हैं, मतलब कि 1 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हम सारे फैक्ट्स पढ़ते हुए चलेंगे उसके जितने भी हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी दिमाग में रखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Crack all 9th and 10th CBSE exams with us, with the top educators, with the quality content and the great learning experience. Hello, my name is Pingha Ratra and I am here because I love to teach and guide my students for the best. My best need is in biology and a good teaching experience. Crack CBSE class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। You will get the daily live classes, structured courses, live tests and quizzes and unlimited access. ठीक है, डेली लाइव क्लासेस में क्या होगा, आप हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो, प्लस आंसर और पोल्स भी हुआ करेंगे क्लास के दौरान। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या है, आपके सारे कोर्सेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो गए लाइन में आपके एग्जाम सिलेबस के हिसाब से, जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट तरीके से हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में होगा कि आप हमारी मतलब आपकी प्रिपरेशन को हम इवेल्युएट करेंगे कैसे, मॉक टेस्ट के थ्रू। हम हर चैप्टर के बाद एक मॉक टेस्ट लेते हैं, या हर उस कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक मॉक टेस्ट लेते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन पता चले कि आप कौन से लेवल पर हो। ओके, अनलिमिटेड एक्सेस होंगे जिसमें आपकी जब एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज को किसी भी डिवाइस से लॉग इन करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, बस सब्सक्रिप्शन प्लान हमारा यहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप से लेना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बट प्लस इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप हमारे सिलेबस यहाँ से लोगे, लाइक द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, आपको हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक वी हैव दी ऑल दी कोर्सेज लाइक मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड द इंग्लिश, सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करनी है फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर। आप किसी से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके सामने एक सब्सक्रिप्शन प्लान दिख जाता है यहाँ पे, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एंड क्लास 10th, 11th, 12th। ओके, 1 मंथ में आपको रुपीज़ पे करने हैं 2250 रुपीज़। ओके, 6 मंथ्स में आपको 33% ऑफ मिलके आपको 9000 रुपीज़ पे करने हैं। 12 मंथ्स में आपको 50% ऑफ मिलता है और आपको यहाँ पे 13,500 पे करना है। आप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो आपके यहाँ पे ऑफ बढ़ते रहते हैं। लाइक 24 मंथ्स में आपको 58% ऑफ, 36 मंथ्स में आपको 60% ऑफ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 48 मंथ्स में आपको 67% ऑफ यहाँ पे ऑफ मिलता है। ठीक है, तो जब आप 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको ऑल ओवर पे करना होता है 36,000 रुपीज़। ठीक है, 36,000 रुपीज़ में भी अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो लगाते हो, यहाँ पे लिखा होगा डू यू हैव एनी प्रोमो कोड या रेफरल कोड क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप वहाँ पे मेरा प्रोमो कोड लगाते हो, लाइक माई प्रोमो कोड इज मेघना, दैट इज माई नेम ओनली, MEGHNA, अगर ये आप प्रोमो कोड लगाते हो तो आपको यहाँ पे 10% का ऑल ओवर डिस्काउंट भी मिल जाता है। 36,000 पे भी 10% का डिस्काउंट, कितना अच्छी बात है ना, कितना बेनिफिशियल है हम सबके लिए। तो मैं कहूँगी आज के आज ही आप इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10th, 11th, 12th का भी सब्सक्रिप्शन प्लान दिया हुआ है। 6 मंथ्स में आपको 33% ऑफ मिल रहा है, 12 मंथ्स में 50% ऑफ, 24 मंथ्स में 58% ऑफ एंड 36 मंथ्स में आपको मिल रहा है 64% ऑफ। इसमें ऑल ओवर आपको पे करना है 28,800 रुपीज़। आप 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें आपको पे करना है 2,250 रुपीज़। आप यहाँ पे मेरा प्रोमो कोड जब अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ यूज़ माई प्रोमो कोड फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान। थैंक यू। इसके बाद हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इज आर टेलीग्राम लिंक। So for class 10th or 9th, download the Telegram app, type the link in the URL and click on join। अब हमारे टेलीग्राम पे भी हम सारे जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सबके साथ एंगेज हो सकते हो। हमारी क्लासेस कब कब आएंगी वो सब हम आपको बता सकते हैं उस टेलीग्राम ऐप।
तो बायोलॉजी क्लास 9 का जो चैप्टर टिश्यूज है वो हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्टार्ट किया मतलब रिवीजन करनी है उसकी बहुत अच्छी तरीके से। तो हम रिवाइज करते हुए चलेंगे चैप्टर को बहुत प्यार तरीके से। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन पार्ट। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। सेल्स जो फंक्शन करते हैं वो सारे ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं। और जब वो सेल्स एक एक सेल है, ठीक है, अगर यही सेल बहुत सारे हो जाएंगे इट मीन्स दिस इज द ब्रांच ऑफ सेल्स या क्लस्टर कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जब सेल्स बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स वर्ड यूज किया गया है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, टिश्यू कहते हैं इसको, इज अरेंज्ड एंड डिजाइन so to give the highest possible efficiency of function, जिससे बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन सारे हो जाए। एग्जाम्पल क्या है टिश्यूज के, ब्लड, फ्लोएम एंड द मसल। ब्लड, फ्लोएम और मसल ये क्या है, हमारे टिश्यूज के एग्जाम्पल है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में यही था कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सेल्स जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है जो सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा गया है, प्लांट एंड एनिमल आर ऑफ द सेम टिश्यू, क्या वो सेम टिश्यू के होते हैं? तो आंसर ही बहुत बड़ा वाला है यहाँ पे, नो, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर आंसर है, प्लांट एक अलग किंगडम है, एनिमल एक अलग किंगडम है। वो उसकी टिश्यूज कैसे सेम हो सकती है, कैन यू बिलीव इट? टिश्यूज कैसे सेम हो सकती है, नहीं ना। तो क्या क्या हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं? सीबीएसई का 3 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है। डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले तो द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड, ग्रोथ की जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड स्टेज तक होती है, लेकिन एनिमल में ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया, ग्रोथ ऑफ पैटर्न। सेकंड आ गया, क्या वो स्टेशनरी है या फ्लेक्सिबल है? Plants are stationary or fixed. They cannot move while animals can move easily. ठीक है, दूसरा आ गया हमारा कि वो स्टेशनरी है। प्लांट्स तो स्टेशनरी है, आप उसको ऑब्वियसली बात है, ट्री को आप तोड़ नहीं सकते ना आसानी से, बिल्कुल स्टेशनरी है, वो चल भी नहीं सकता। तो क्या होता है, एनिमल्स तो चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स में एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा आ गया, एनिमल्स जो है दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अगर बात करें तो एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स है ना, वो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए इस पे, प्लांट पे या किसी और चीज पे डिपेंड करते हैं। तो इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनमें एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो इसलिए थर्ड डिफरेंस एनर्जी। सेकंड डिफरेंस वो स्टेशनरी है या नहीं। फर्स्ट डिफरेंस इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। आप यहाँ पे तीनों चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी के साथ। फिर आता है हमारा प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा है एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल वन। ये जो ऊपर के टिप्स होते हैं ये हमारा होता है एपिकल वाला। लास्ट नीचे की जो होती है ये होती है हमारा लेटरल। बीच का जितना होता है वो होता है हमारा इंटरकैलरी। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिसमें ग्रोथ हमारी जो है डिपेंड करती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज। और डिवाइडिंग टिश्यूज, डिवाइडिंग टिश्यूज भी कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। इज लोकेटेड ओनली एट दीज रीजन। एक स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेट हो रखा होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में ही ये आते हैं, मेरिस्टेमेटिक के ही पार्ट्स है एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल। ठीक है, ये किस में आते हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज द एपिकल, लेटरल एंड द इंटरकैलरी। ओके, के बाद एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। एपिकल जो है वो ग्रोइंग टिप में होता है, रूट, स्टेम एंड रूट में, एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। यहाँ पे आ गया हमारा एपिकल का फंक्शन। एपिकल की जो लेंथ, एपिकल क्या क्या फंक्शन है तो आपको लिखना है, वो इंक्रीज करता है लेंथ, लेंथ को, किसकी लेंथ को, स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। कौन, एपिकल मेरिस्टम। के बाद आते हैं गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं। जो गिर्थ है यहाँ पे, जो गिर्थ है, ये जो मोटापा यहाँ पे बढ़ रहा है आगे जाके, जो हमने देखा है पूरा ट्री का जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो कितना मोटा और बड़ा होता है, वो गिर्थ किसकी वजह से इंक्रीज होता है, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज होता है।
के बाद इंटर कैलोरी मेरिस्टेम सीट इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। इंटर कैलोरी जो है वो बहुत से प्लांट्स में नोड की साथ में ही लोकेटेड होती है। जैसे ये हम इंटर कैलोरी बोलेंगे तो इंटर कैलोरी से एक लीफ निकल रही होगी, ठीक है, एक लीफ निकल रही होगी। लीफ और स्टेम के जो बीच का पार्ट होता है वहां पे एक नोड, एक बड लाइक टिश्यू फॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं नोड्स। और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं इंटरनोड। ये है नहीं बुक में, बट पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो आई होप आपको एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी पता हो गया होगा कि क्या इसके क्या फंक्शन है और कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी के साथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फीचर, सेल्स आर वेरी एक्टिव। सेल्स जो होते हैं वो बहुत एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोजिक वॉल्स होती हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं, बट इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स है, यू कैन सी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब टाइटली पैक्ड है, इसके मतलब क्या है? नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, या कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सेल्स बहुत एक्टिव फॉर्म में होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोजिक वॉल्स होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, लेकिन इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, दे लैक द वैक्यूल्स। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फीचर्स जो क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। ये फीचर्स क्या है आपको ये लिखने पड़ेंगे फीचर, और साइड साइड बाय साइड आप इसका डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। इसमें आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ रहे हो, आप इसको पॉइंट में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आपका मन करे। के बाद हम चलते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक्स अप अ स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या वो स्पेसिफिक रोल लेते हैं? वो डिवाइड ही नहीं करते, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जब बंदा मतलब बंदा कह रही हूँ, कोई टिश्यू है वो डिवाइड ही नहीं करेगा तो फिर आगे कोई ग्रोथ ही नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी, इट मीन्स वो परमानेंट चीज बन जाएगी, टेम्पररी तो वो रही ही नहीं। टेम्पररी तो वो होती है ना जो आगे बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है और चेंजेस ले आती है अपने अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे जब कोई एबिलिटी ही नहीं है डिवाइड करने की, इट मीन्स वो परमानेंट हो जाएगी, है ना। तो cells formed by the meristematic tissue takes up a specific role and they lose the ability to divide. वो क्या कर देता है? एबिलिटी लूज कर देता है डिवाइड करने की। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन, वो प्रोसेस जिसमें एक परमानेंट शेप और साइज और फंक्शन आ जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। बहुत टाइप के परमानेंट टिश्यूज किससे आए हैं? डिफरेंशिएशन की वजह से आए हैं। 2 टाइप्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो आई होप आपको परमानेंट टिश्यूज पता चल गया होगा क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो लूज कर देता है एबिलिटी को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और जो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन हमारे पास आ जाता है वो किसकी वजह से आता है? डिफरेंशिएशन की वजह से। डिफरेंशिएशन की वजह से बहुत टाइप्स के डेवलपमेंट हुए हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर, ठीक है। और 2 टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर कवर ऑफ सेल्स होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं हम? एपिडर्मिस। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के कुछ लेयर्स के बाद की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? सारी सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती हैं, are generally simple permanent tissues. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. Most common मतलब कि 4 मेंबर हो गया, के अंदर सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट हो। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा ही होते हैं। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यूज के भी नाम होते हैं, तो पेरेन्काइमा इज वन ऑफ दैम। Parenchyma are the living cells. They are loosely arranged, thus have the intercellular spaces. उसके पास intercellular spaces होती है क्योंकि वो बहुत loosely arranged होते हैं, tightly packed नहीं होंगे। tightly packed होंगे तो कोई intercellular space नहीं होगी, तो ये क्या होते हैं? loosely packed होते हैं, इसके अंदर intercellular spaces होती है। This tissue generally stores the food. पेरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करता है। कौन? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को।
Sometimes it contains chlorophyll and perform photosynthesis. क्या कभी कभी कुछ टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है परफॉर्म कर रही होती है। उन टाइप के टिश्यूज को क्या कहते हैं? क्लोरिन काइमा। क्लोरोफिल है तो क्लोरिन काइमा याद रखना। क्लो और क्लो ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्लो और क्लो से याद रखना है इसको। क्लोरिन काइमा टाइप का टिश्यू बन जाता है। पेरेन काइमा की बात यहीं तक चल रही थी, ये फंक्शन आ गया था पेरेन काइमा का। ये पेरेन्काइमा की बात अभी हमने यहाँ पे खत्म कर दी कि वो लिविंग सेल होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और इंटरसेलर स्पेसेस उनके अंदर ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप की सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, प्लस ये फूड को स्टोर करते हैं। पेरेन्काइमा की बात खत्म। अब आते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है? कुछ कुछ टिश्यूज होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं। उन टिश्यूज को क्या कहते हैं हम? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा। आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma. Parenchyma में बहुत सारी large air cavities present होती है to help them to float. से aquatic plants जो है वो आसानी से float कर पाते हैं। सच parenchyma type, parenchyma का ही type है कौन? Erenchyma. Erenchyma and the chlorenchyma both are the types of the parenchyma. ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो याद रखना। सच अ पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड दी एरेन्काइमा। ये अलग टाइप का टिश्यू नहीं है, पेरेन्काइमा का ही टाइप है एरेन्काइमा। तो क्या करता है? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं लार्ज एयर कैविटी में, लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। वो लार्ज एयर कैविटीज क्या करती है? उनको फ्लोट करने में मदद करती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू और द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगेन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन which क्या करती है? कॉलिनकाइमा क्या करती है? which helps or allows bending of various parts of the plant। obviously बात, आप plants को bend कर सकते हो ना, like the tendrils, stem of climbers without breaking। बिना तोड़े हुए आप बिल्कुल उसके हिला तो सकते हो ना, आराम से टच भी कर सकते हो उसको, बेंड भी कर सकते हो, तोड़ मरोड़ भी सकते हो, है ना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से? कॉलिनकाइमा की वजह से। also provides the mechanical support। दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, वन एंड टू फंक्शंस ऑफ दी कॉलिनकाइमा। ये दो फंक्शन हो गए यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। साइड बाय साइड क्लियर करके चलते हैं। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल खोल सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनदर टाइप एक आ जाता है, उसका नाम होता है स्केलेनकाइमा। ठीक है, which makes the plant stiff and hard। बहुत हार्ड और स्टिफ बना देता है। स्टिफ मीन्स रिजिड टाइप। the cells of this tissue is डेड होते हैं इसके टिश्यू। देयर इज नो इंटरनल स्पेस इन बिटवीन देम। कोई इनके अंदर कोई इंटरनल स्पेस नहीं होती, मतलब कि ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। पैक्ड, ठीक है। एरेन्काइमा होता है, ये बहुत प्लांट को स्टिफ और हार्ड बना देता है, प्लस इसकी टिश्यूज जो होती है वो डेड होती है। कोई इंटरनल स्पेस इन दोनों के बीच में नहीं प्रेजेंट होता। इसके बाद हम, मैंने कहा था हम एपिडर्मिस की बात कर लेंगे, तो हम एपिडर्मिस की बात यहाँ पे करने वाले हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स बना होता है और ये मेनली क्या होता है? आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के हर पार्ट को हेल्प करता है, मदद करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बता चुकी थी। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग ऑन देयर आउटर सरफेस। एक क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स जो है वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या करती है? जो प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उसपे एक वैक्सी टाइप की कोटिंग सेक्रिएट कर देती है, जो बहुत वाटर रेजिस्टेंट होती है। आउटर सरफेस पे वो सेक्रिएट करती है। वो क्या करती है? दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, या तो एक वाटर लॉस ना हो और एक मैकेनिकल इंजरी ना हो। इन दोनों रिलेटेड चीजों से उसको हेल्प बचा के रखती है। कौन? एपिडर्मल सेल्स। कैसे बचा के रखती है? थिक थिन वैक्सी कोटिंग जो होती है उसको सेक्रिएट कर देती है, ठीक है। और वाटर रेजिस्टेंट होती है वो कोटिंग, और कहाँ सेक्रेट करके? आउटर सरफेस के ऊपर सेक्रेट करती
के बाद आता है हमारा एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्ब। ऑब्वियसली बात है, जो एपिडर्मल सेल्स है रूट्स के, उसका फंक्शन क्या होता है? तो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। कॉमनली बी अ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, एक चीज इतनी छोटी सी है, उस पर हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी डाल देंगे तो वो चीज बड़ी हो जाएगी ना, सरफेस एरिया गेन कर लेगा। तो हेयर लाइक पार्ट्स भी डालते हैं जो वो इंक्रीज कर देते हैं, किसको? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। के बाद in some plants like the desert plants, epidermis has a thick waxy coating of the cutin. Cutin की एक thick waxy coating होती है. It's a chemical substance with waterproof quality. Chemical substance होता है with a waterproof quality on its outer surface. Outer surface के ऊपर cutin type का एक वैक्सी कोटिंग होती है जो मतलब सेक्रीट कर देती है। ठीक है, कौन सेक्रीट करता है? एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस सम प्लांट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स पे सेक्रीट करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल, मैं सच्ची बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट एंड भी ऑब्जेक्टिव वाइज तो बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। कौन सी वाटर कोटिंग से क्रिएट होती है, कौन से प्लांट्स में से क्रिएट होते हैं, तो मैं आपको ये यहाँ पे आपको डिफरेंट पेन से बता देती हूँ। एक तो ये डेजर्ट प्लांट्स याद रखना है, यहाँ पे कौन कर रहा है? एपिडर्मिस। फिर आपका आ जाएगा क्यूटिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कि जो ये यहाँ पे एरियल पार्ट्स में सेक्रेट करते हैं, उनकी क्या करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर में, और एक तो मैकेनिकल इंजरी में, कोई इनकी मैकेनिकल इंजरी ना हो। सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती है, प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो आई होप आपको ये एपिडर्मिस का जो पार्ट है यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रही हूँ मैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे चल रहे हैं हम। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने सिंपल कर लिया। सिंपल में हमने क्या क्या करा? पेरेन्काइमा करा, हमने कॉलिनकाइमा करा, क्लोरेन्काइमा करा, एरेन्काइमा करा, स्क्रेलेन्काइमा करा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स पे आ गए, अभी हमने सिंपल करा है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे हमारे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और सारे कितने भी है, ये कॉमन फंक्शन की तरफ परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दो पार्ट्स आते हैं, एक तो जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये दोनों किसके एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल्स। अब जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। और फ्लोएम किस में हेल्प करता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन। है तो ये चीज बेसिक चीजें ही पता होनी चाहिए आपको। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज। जाइलम के कुछ पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं जाइलम के पार्ट्स को। जाइलम में आता है हमारे ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। हम इसके फंक्शन भी करने वाले हैं साइड बाय साइड। ट्रकीज और वेसल का दोनों है, दे हैव द थिक वॉल्स, दोनों की थिक वॉल्स होती है। एंड मैनी आर डेड सेल्स, दोनों कुछ में डेड सेल्स भी होते हैं जब मेच्योर हो जाती है। दे बोथ आर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द मिनरल। कौन मेनली सपोर्ट करता है इसको? वाटर एंड मिनरल के ट्रकीज एंड वेसल। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स क्या करता है? सपोर्टिव होता है फंक्शन में, मतलब वो जाइलम पेरेन्काइमा को भी सपोर्ट करता है, ट्रकीज को भी सपोर्ट करता है, और वो वेसल्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम फाइबर इज गुड इन नेचर, मेनली सपोर्टिव इन फंक्शंस। ओके, जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर करता है फूड। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ट्रेकीज एंड वेसल्स का क्या बताया मैंने? कहा इसकी थिक वॉल्स होती है, डेड सेल्स होती हैं कब? जब वो मैच्योर होने लगते हैं। दे बोथ आर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। और मेन फंक्शन जो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रही हूँ, मेन फंक्शन जो है ट्रेकीज और वेसल का, this allow them to transfer water and the mineral। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं तभी ये, ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर मीन्स द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। है, तभी ये क्या करते हैं? ट्रांसफर कर पाते हैं वाटर को भी और मिनरल को भी सारे पार्ट्स में, प्लांट के सारे पार्ट्स में। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्लोएम के पार्ट्स। फ्लोएम में आ जाते हैं आपके सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पेरेन्काइमा। वहां पे क्या था हमारा? ट्रैकीज, वेसल्स,
जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा तो आपको ऐसे भी याद रखने पड़ते हैं कि बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि जाइलम में कौन सा पार्ट था कौन सा नहीं था, फ्लोएम में कौन सा पार्ट था कौन सा नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए। प्लस सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी वॉल्स में पोर्स हो, और उन पोर्स की वजह से क्या होता है, वॉल जो है वो थोड़ी थिक हो जाती है, फूल सी जाती है, स्वेल अप हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, परफोरेटेड वॉल। तो सीव ट्यूब्स जो है वो परफोरेटेड वॉल्स की होती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम दी, फूड तो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव से सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को कौन ट्रांसफर करता है, फूड फ्लोएम ट्रांसफर। एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए यहाँ पे हमारा। एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के सारे फ्लोएम सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। मतलब कि फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है, डेड सेल और डेड टिश्यू। तो फ्लोएम के यहाँ पे सीव ट्यूब्स थे, जिंदा है, कंपेनियन मतलब लिविंग है, ठीक है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है। फ्लोएम फाइबर्स डेड है, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग है। तो आई होप आपको यहाँ पे फ्लोएम चीज भी समझ आई होगी। मैं यहाँ पे क्या समझाने वाली हूँ कि फ्लोएम हैज सीव ट्यूब्स। फ्लोएम के पास क्या क्या होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके बाद सीव ट्यूब्स की वॉल्स होती है बहुत परफोरेटेड होती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम लीव्स to the other part, sorry, food from leaves to the other parts of the plant, except the phloem fibers। phloem fibers की छोटी सारी चीजें जो होती है वो लिविंग होती है फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। के बाद हम करते हैं एनिमल टिश्यूज पे आ जाते हैं हम। एनिमल टिश्यूज में क्या है, ब्लड एंड मसल्स बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। मैंने आपको याद होगा अभी जब मैं पढ़ा रही थी, आपको रिवीजन करवा रही थी, तो मैंने टिश्यू में आपको 3 एग्जांपल्स बताए थे यहाँ पे। उसके 3 एग्जांपल बताए थे, ब्लड, मसल्स एंड दी फ्लोएम। फ्लोएम भी बताया था मैंने यहाँ पे। तो ब्लड और मसल्स ही मैंने यहाँ पे लिया, क्यों, क्योंकि फ्लोएम तो प्लांट में होता है ना, एनिमल में तो नहीं हो सकता। ब्लड एंड मसल्स, ठीक है, ब्लड एंड मसल्स बोथ एग्जांपल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फ्लोएम थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म, एनिमल टिश्यू हैज दी 4 बेसिक सब पार्ट्स, 4 बेसिक सब पार्ट्स है एनिमल टिश्यू के। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। ये 4 पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे, है। तो ये 4 पॉइंट्स हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर का एंड हो जाता है। ठीक है, तो हम प्लांट टिश्यूज कर चुके हैं। प्लांट में हमने सिंपल टिश्यू करा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू करा। परमानेंट टिश्यूज के 2 पार्ट्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के भी हमने बहुत सारे पार्ट्स करे, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। और हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम के पार्ट्स पढ़े थे। जाइलम में क्या थे, सर्किट्स थे, वेसल थे, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम में क्या थे हमारे, एक तो कंपेनियन सेल्स थे, एक सीव ट्यूब्स थे, एक सॉरी, फ्लोएम पेरेन्काइमा था और फ्लोएम फाइबर्स। तो आई होप आपको इस चीज से समझ आ रही होगी क्या कौन सा पार्ट क्या कहाँ पे करा है हमने। अब हम एनिमल टिश्यूज में आ गए। हमारे एनिमल टिश्यूज के भी 4 पार्ट्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हम ये करने वाले हैं। तो पहला आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज को हम करने वाले हैं। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, बहुत से ऑर्गन्स को कवर करता है, एंड द कैविटीज आल्सो विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम अपार्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा टिश्यू है जो बैरियर की तरह काम करता है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एपिथेलियल टिश्यू जो है इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स अपार्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissues। अभी तो हम सिर्फ सिंपल इतना बता रहे हैं कि जितनी भी लाइनिंग होती है हमारी, या वो माउथ की हो गई, या वो ब्लड वेसल्स की हो गई, या वो स्किन की हो गई, या वो एल्वियोलाई की हो गई, या वो किडनी की हो गई, सारी किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की होती है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज में भी हम बहुत सारे टाइप्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम बताएंगे कि किडनी किसमें, किडनी की लाइनिंग कौन करता है, स्किन की लाइनिंग कौन करता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कौन करता है, वो सब बताएंगे। बट ये सारे पार्ट किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के ही पार्ट है। उसके बाद दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस शीट। टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूअस शीट को फॉर्म करते हैं। इट मीन्स देयर इज देयर इज नो इंटरसेल्यूलर
ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर इंटरसेलर स्पेस ऑब्वियस सी बात है, टाइटली पैक्ड कॉन्टिन्यूअस शीट को फॉर्म कर रहा है, तो इंटरसेलर स्पेसेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद एपिथेलिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी काम आता है बिटवीन दी बॉडी एंड दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है, हमारी बुक में तो एपिथेलिया लिखा है, लेकिन किसी कहीं ना कहीं जो है मस्कुलर टिश्यूज भी हेल्प करती है, कहीं ना कहीं मस्कुलर टिश्यूज भी हेल्प करती है। और मैंने ये बहुत बार आपको बताया भी था चैप्टर पढ़ते हुए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बच्चे यूजुअली एपिथेलिया लिखाते हैं। तो मैं कहूंगी अगर दोनों दे रखे हो तो मस्कुलर लिखो, और अगर एक दे रखा हो तो एपिथेलिया लिखो, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में काम आते हैं एपिथेलिया एंड मस्कुलर। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलिया की। पहला आता है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, फिर आता है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया, फिर कॉल्यूमिनर एपिथेलिया, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलिया, क्यूबॉइडल एपिथेलिया और ग्लैंडुलर एपिथेलिया। ये सारे जो है हमारे एपिथेलियाज हैं जो हम इसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके चलेंगे। आई होप आपको पहले का जो है मैंने आपको समझाया है एपिथेलियल टिश्यूज वो आ गया होगा समझ, इंट्रोडक्शन क्या थी एपिथेलियल की। अब हम इसके पार्ट्स करने वाले फंक्शंस करते हुए चलेंगे साइड बाय साइड इनके। तो पहला आ जाता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस सबसे पहला वाला, दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, बहुत पतले होते हैं और बहुत फ्लैट होते हैं। एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइन, डेलिकेट मीन्स बहुत पतली, बहुत माइन्यूट सी लाइनिंग, माइन्यूट कह सकते हो यहाँ पे आप, माइन्यूट सी लाइनिंग को हम कहते हैं डेलिकेट लाइनिंग। द ईसोफेगस मतलब कि जो हमारी फूड पाइप होती है, स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल स्क्वैमस, ठीक है, ये होती है स्क्वैमस के। अब पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में स्किन की और माउथ की लाइनिंग किस टिश्यू की बनी होती है। अब वहाँ पे एपिथेलिया नहीं लिखा आएगा, वहाँ पे तुम्हारे ये सारे पार्ट्स दे दिए जाएंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलस, ये सारे आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। अब आपको चूज दी वन, ये अदर्स करेक्ट वाला जो है आपको वो चूज करना है। आपको वहाँ पे क्या चूज करना है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्या चूज करना है वहाँ पे आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद फिर आते हैं हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent water and tear। यहाँ पे आप बोलोगे मैम स्किन तो यहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी आ गया था, तो यहाँ पे है स्किन की एपिथेलियल सेल्स जो होती है ना वो अरेंज हो रखी होती है बहुत सारे लेयर्स में, ठीक है, इसलिए उनको स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। लेयर्स में प्रेजेंट है ना तो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं, स्ट्रिएटेड हो जाएगी ये, ठीक है। आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट द वाटर एंड द टीयर, जिससे वाटर और टीयर नहीं हो पाए। सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, ऑब्वियसली बात है स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स है वो पैटर्न ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट है ना, तो एपिथेलियल इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहते हैं। तो बहुत स्किन की बात चल रही है, उसकी स्किन की एपिथेलियल सेल्स की बात चल रही है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अगर आपकी नॉर्मल बात चल रही है तो आप क्या लिखोगे, स्क्वैमस एपिथेलियल। आई होप आपको समझ आया होगा इसका डिफरेंस। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम क्या में क्या होता है, दिस फैसिलिटेट्स द मूवमेंट क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स, दिस फैसिलिटेट्स द मूवमेंट मतलब कि फैसिलिटेट करता है मूवमेंट की क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स के अंदर। लुक्स लाइक पिलर एंड लॉन्ग ट्यूब्स, ऐसे वो पिलर्स की तरह लॉन्ग ट्यूब्स की तरह दिखते हैं कॉल्यूमिनर, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। आप पूछ रहे हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कौन सी एपिथेलियल टिश्यूज होती है, तो आप याद रखते हैं वो कौन सी होती है, कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज होती है वो लाइन इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लॉन्ग पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह दिखती है, जैसे मैंने ऊपर बना के दिखाई है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिलिएटेड कॉल्यूमिनर। सिलिएटेड में क्या होता है, कॉल्यूमिनर जैसे कॉल्यूमिनर सेल्स होती है ना, यहाँ पे कॉल्यूमिनर सेल्स also have the cilia which are hair like projections, ठीक है, hair like projections मतलब कि यहाँ पे ऐसे hair like projections है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जो cilia होता है, जो hair like projections हम कह रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे भी लिखती हूँ hair like structures, ये क्या करता है मेनली, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन मैं आपको बहुत बार बताया है। कोई भी अगर हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं या सीलिया की बात कर रहे हैं, तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन एंड दी मूवमेंट, है ना।
ऑब्वियस सी बात है, सीलिया यहाँ पे भी प्रेजेंट, तो इसका मतलब कोई मूवमेंट में ही काम कर रहा होगा ना। तो विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट हेल्प्स देम टू मूव एंड पुश द म्यूकस। तो अंदर का जो म्यूकस है, जो सलाइवा है, वो उसको पीछे की तरफ पुश करता है फॉरवर्ड टू क्लियर इट। कैसे वो क्लियर हो जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फ्लैजिला भी इज ऑल्सो ऑफ, या इसको अपेंडिजेस भी कहते हैं। इन दोनों को हम, जो इन दोनों के फॉर्म है, इनको हम कहते हैं यहाँ पे अपेंडिजेस, अपेंडिजेस भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसके आगे हम एपिथेलियल लगाते हैं, मैंने लिखा नहीं है, इट डजंट मीन कि ये है नहीं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग फॉर्म करता है, एंड डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स का डक्ट। तो अब यहाँ पे पूछ रहे थे किडनी ट्यूब्यूल्स में कौन सा आता है, तो आपको लिखना है क्यूबॉइडल। सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन सा आता है, तो भी आपको क्या लिखना है, क्यूबॉइडल। वेयर इट प्रोवाइड्स दी मैकेनिकल सपोर्ट, इसका आगे यहाँ पे फंक्शन, इट प्रोवाइड्स दी मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद आता है हमारा ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर क्या होता है, जो नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यूज होता है, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये अगर हम इसको इनवर्ड्स की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो एक ये पूरा क्या बन जाएगा, ग्लैंड टाइप सा। ऐसी चीज को अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सी शेप बन जाएगा, ठीक है, पूरा ग्लैंडुलर सा बन जाएगा, ग्लैंड टाइप सा, ठीक है। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। ये कौन सा ग्लैंड बना है यहाँ पे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलर ग्लैंड इज फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको टाइप्स करवाए हैं। फर्स्ट इट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें हमने बताया था कि ये बहुत थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग को फॉर्म करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द ईसोफेगस, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, विच आर ऑल स्क्वैमस, ठीक है। यहाँ पे स्क्वैमस होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में हमने क्या बात किया था कि ये अरेंज होते हैं बहुत सारे लेयर्स में, तभी इनको स्ट्रेटिफाइड कहा था। कौन अरेंज होते हैं लेयर्स में, स्किन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। Since they are arranged in the pattern of layers, the epithelial is called the stratified squamous। अब इनको क्या कहते हैं, stratified squamous कहते हैं। कॉल्यूमिनर में मैंने बताया था कि ये मूवमेंट फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट को बैरियर्स के थ्रू। पिलर्स लाइक दिखते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलिएटेड कॉल्यूमिनर की, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Columnars also have the cilia which are the hair-like projections। हम इसको क्या कहते हैं, hair-like projections भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था cilia और flagella जो है दोनों ही क्या है, appendages के काम करते हैं, hair-like structures होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे भी इट मीन्स कोई तो लोकोमोशन या कोई मूवमेंट कर रहा होगा, है ना भाई। तो क्या होता है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एक टाइप का लोकोमोशन या मूवमेंट फॉर्म कर रही होती है। तो जब ये कर रही होती है, तो ये यहाँ पे हमारे टिश्यू में, बॉडी में क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, म्यूकस को और जो सलाइवा होता है उसको पीछे, मतलब क्लियर कर, माउथ जो होता है हमारा फॉरवर्ड जो होता है उसको क्लियर करने के लिए रखती है। तो इट हेल्प्स देम टू मूव एंड पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, जिससे हमारी वो पूरे माउथ को क्लियर करके रखती है। कौन, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर्स। उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल, जो मैंने आपको बताया था, किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी डक्ट्स की ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। फंक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब ग्लैंडुलर में क्या था कि कोई एपिथेलिया पड़ा, अगर हम उसको फोल्ड करके रख दे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल टेढ़ा करके रख दे, मोड़ के रख दे, तो एक ग्लैंड टाइप सा बन जाएगा ना। अगर स्ट्रेट चीज को आप ऐसे कचोड़ मचोड़ के रख दोगे तो वो ग्लैंड बन जाएगा। तो एक मल्टी सेलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स इनवर्ड एंड अ मल्टी सेलर ग्लैंड इज फॉर्म। इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस यहाँ का एक 1 मार्क्स का आपको वो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें आपको डेफिनेशन देनी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद आप आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज पे। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है एक टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज लूजली पैक्ड। यहाँ पे जो सेल है इस टिश्यू के बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हम सबको पता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज लूजली पैक्ड, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होंगी, लूजली पैक्ड है तो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी।
ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है इसके अंदर भाई, ब्लड की जो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है उसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। आरबीसीज आर द रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये तीन पार्ट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स आर दी सस्पेंडेड। तो ये हम ब्लड की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। फिर हम आएंगे बोन पे, फिर हम आएंगे कार्टिलेजेस पे, तो अभी मैं बात करती हूँ उस चीज की भी। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो एक टाइप का कनेक्ट करके रखता है ना ब्लड को, ऑब्वियसली बात है, कनेक्ट ब्लड ही है जो पूरे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो हर एक चीज को हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें जा रहा है, हमारी हर चीज हमारी पूरी हर बॉडी में जा रहा है, वो कनेक्ट करके रख रहा है ना हमारी पूरी बॉडी को। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज लूजली पैक्ड। जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड के अंदर जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं रेड ब्लड सेल्स के जो हमारे नाइन्थ में अवेलेबल नहीं है, हम हायर क्लासेस में जरूर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे सस्पेंडेड होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ा, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बोन के बारे में। बोन क्या होता है? बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, हमारा अगर पूरा मांस वास हटा दें, हमारी पूरी जो स्केलेटन जो बना हुआ है, हमारा पूरा एंडोस्केलेटन जो है वो भी तो हमारा बोन से ही बना हुआ है ना सर। तो बोन एक इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हर एक ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, और एक फ्रेमवर्क है दैट सपोर्ट्स द बॉडी टू मूव, ओके। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ऑब्वियसली बात है, आप क्या अपनी हड्डी को ऐसे तो मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते। ऐसे नॉन फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन हाँ हड्डी को तोड़ जरूर सकते हो, है ना भाई। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है ये। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। बोन सेल्स होते हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब घुसे हुए होते हैं वो। दैट इज कंपोज ऑफ, वो मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम एंड दी फॉस्फोरस कंपाउंड्स का वो मतलब मैट्रिक्स बना होता है। तो हम वहां पे पूछ लेते हैं, एक तो मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है, मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है, प्लस हमारी बोन किसकी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की वो बोन बनी हुई होती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स किस चीज का बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का। और बोन किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो हमने बोन में क्या बात करी कि वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्रेमवर्क की तरह सपोर्ट करता है बॉडी को, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली बात है, हम उसको फ्लेक्सिबल तो नहीं होगा, हम उसको बिल्कुल मोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उसको तोड़ जरूर सकते हैं। बोन सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे एम्बेडेड हो रखे होते हैं? हार्ट मैट्रिक्स के अंदर। वो मैट्रिक्स किस चीज का बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का। और बोन किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड इन लिगामेंट्स। अब एक यहाँ पे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे ब्लड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बोन, फिर हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे टेंडन्स, फिर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। बहुत टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि सिर्फ नेम कर दो, तो आपको नेम करने भी आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड बोन पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे। अब हमारे लिगामेंट्स में, लिगामेंट्स क्या होता है? टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। अब एक बात बताओ, जो हमने यहाँ पे बोला कि बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन को बोन से जोड़ देंगे कि वो जुड़ जाएगा? नहीं ना, कुछ टाइप का तो लिगामेंट चाहिए होगा ना वहाँ पे। तो टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक टाइप का टिश्यू होता है वहाँ पे, उसको भी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और उसको कहते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का काम क्या होता है? क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं इससे। लिगामेंट्स क्या करता है? बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है। बोन को बोन से ही जोड़ता है। लिगामेंट इज द टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट्स बोन्स विद द बोन्स, ओके। अनदर केम्स द टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स कनेक्ट द मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स क्या करता है यहाँ पे हमारा? connects the muscles to the bones.
ये चीजें याद रखना। लिगामेंट्स क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। टेंडेंस क्या करता है, मसल्स जो है हमारी उसको बोन से कनेक्ट करके रखता है। यार हमें हर चीज को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तब तो हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से करेगी ना, नहीं तो बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी, कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं करेगी। और जब फंक्शन नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे खड़े हो सकते हैं ना। तो हर एक चीज जो है अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझो। उसके बाद आते हैं हमारा अनदर इज दी कार्टिलेज। आपने यहाँ पे हमारा एक रह गया था, दो पार्ट्स रह गए थे यहाँ पे, एरियोलर एंड दी एडिपोज। ये दो टाइप के जो है यहाँ पे ये भी करना है, एरियोलर एडिपोज, जो मैं यहाँ पे अभी आपको कराने वाली हूँ। पर अभी हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले कार्टिलेज की बात करेंगे। कार्टिलेज का क्या है, इट स्मूथन्स द बोन सरफेस। ये बोन सरफेस को बहुत स्मूथ कर देती है। क्या कर देती है, बहुत स्मूथ कर देती है। इट स्मूथन्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स तक स्मूथ कर देती है। एंड इज प्रेजेंट इन द नोइज लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब कि आपका वोकल कॉर्ड हो गया, ट्रैकिया अपने नीचे वाली पार्ट हो गई, ईयर का ये चीज आपने कभी टच करके देखा, ये कितना मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। इट स्मूथन्स द बोन सरफेस, ये देखो बोन सरफेस को स्मूथ है। तो ये क्या है, प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्टिलेज प्रेजेंट है। कोई बोन नहीं होती हमारी ईयर में, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे। ठीक है, कि ईयर की बात हो गई। नोज की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये सारी क्या होती है यहाँ पे, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कोई टाइप की बोन प्रेजेंट नहीं होती है। कार्टिलेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यूज। नोज को ईयर को बॉडी से जोड़ रखा है ना हमारे, तो ये क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एरियोला टिश्यू की। एरियोला टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। एरियोला टिश्यू से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार रेज हुए हुए हैं कि एरियोला टिश्यू का क्या फंक्शन है, क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको वो लिखना होता है, एरियोला टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन और मसल्स। हमारे स्किन है, उसके अंदर जो ये हमारा जो मसल्स पार्ट आ जाते हैं, वो उन दोनों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, एरियोला टिश्यू प्रेजेंट है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। अब यहाँ पे बात आ जाती है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज कौन करता है, एरियोलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइस। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना। उसके बाद आता है हमारा फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, वो फैट को स्टोर करता है, इसलिए हम फैट एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं, फैट स्टोरिंग एडिपोज, फैट स्टोरिंग कहते हैं इसको। फैट स्टोरिंग टिश्यू इज नोन एज द एडिपोज टिश्यू, इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल के जो ऑर्गन्स होते हैं प्लस स्किन के नीचे। स्किन, अभी हमने एरियोलर की बात करी, एरियोलर यहाँ प्रेजेंट था। अब एडिपोज उसके भी नीचे प्रेजेंट होता है, जहाँ वो बिलो द स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो वहां पे उसको कनेक्ट करके रखता है। सेल्स आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। ये आपको देखिए, ये सारे फैट ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये कैसे आ जाते हैं, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज की वजह से आ जाता है। तो एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका कनेक्टिव टिश्यू रिवाइज करवाऊंगी दोबारा से। तो हमने यहाँ पे पहले बात करी थी ब्लड की। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स जो होते हैं इसके बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, प्लस ब्लड के पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इन विच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद करते हैं हम बोन के बारे में बात करते हैं। बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, दैट सपोर्ट कर रहा है बॉडी को। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं ये। बोन सेल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड हो रखे होते हैं हार्ड मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, हार्ड मैट्रिक्स किस चीज का होता है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड। और बोन किस चीज की बनी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट। के बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर दो बोन्स को हम एक साथ जोड़ देंगे तो वो उसके लिए भी तो कोई टिश्यू की जरूरत होगी, कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत होगी। तो वहां पे एक वर्ड आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ज्वाइन टू बोन। ओके, लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन टू बोन को ज्वाइन करके रखता है। उसके बाद हम अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे यहाँ पे, टेंडन्स की। टेंडन्स क्या कर रहा था, टेंडन्स कनेक्ट दी मसल्स टू दी बोन्स। मसल्स को बोन से कनेक्ट करके चल रहा था कौन, टेंडन्स। तो प्लीज ये चीजें याद रखना। उसके बाद बात करते हैं हम कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या कर रहा था, स्मूथ कर रहा था बोन सरफेस को जॉइंट से। प्लस वो कहाँ प्रेजेंट है, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में और लैरिंक्स में। के बाद एक आता है हमारा एरियोला टिश्यू, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है।
इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर वो स्पेस जो है वो फिल कर देता है, प्लस सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू को। कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है एलुलर टिश्यूज की हेल्प करता है रिपेयर करने में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एडिपोज टिश्यू जो एक फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहलाया जाता है। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो उसके सेल्स होते हैं वो पूरे फैट ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं। तो आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू समझ आया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आती है, क्या क्या चीजें आती है। और ऐसा नहीं है हम सिर्फ 9th में पढ़ते हैं, हमारे 12th में भी ये टॉपिक होता है। तो प्लीज उसको ये दिमाग में ध्यान से बैठा लेना कि हम ये चीजें आगे भी पढ़ेंगे। तो अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आप ये चीज आगे पढ़ सकते हो, वरना आगे ये चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। तो अपना बेस जो है 9th का क्लियर करके चलना है, तभी मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा 1 घंटे के अंदर ही ये चैप्टर रिवाइज़ हो। कोई भी चैप्टर अगर मैं रिवाइज़ करवाने वाली हूँ, वो 1 घंटे के अंदर ही हो। मैं नहीं चाहती 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम गैप जाए, ठीक है? तो जो मैंने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर करवाया था और जो मैंने सेल वाला चैप्टर रिवाइज़ करवाया था, मैंने उसमें सीरियसली कोशिश करी थी कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँ और टाइम पीरियड से कम में समझाऊँ, ठीक है? तो मैंने 47 मिनट्स या 49 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर-अंदर वो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। हमारे 10 मिनट्स फिर भी बचते थे, जिससे हम चैप्टर को ओवरव्यू कर सकें। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा और सारी चीजें जो है अपने दिमाग में बिठा लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या जो भी आप कोई नई बुक रेफर कर रहे हो उससे भी पढ़ रहे हो, तो यही चीजें आएंगी और यही चीजें आपको दोबारा पढ़नी और यही चीजें आपको टॉप पे लेके जाएंगी। आपके स्कोर जो है यही चीजें पढ़ाएंगी। तो पढ़ाई करनी ही करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना है, ठीक है? तो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं आगे। आगे आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम, ठीक है? मस्कुलर टिश्यूज में आता है इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड सेल्स आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, उसको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। मूवमेंट कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू ही कर रहा है, ऑब्वियसली बात। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है मूवमेंट कॉज करने के लिए। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है मस्कुलर टिश्यू के अंदर, उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है मूवमेंट कॉज करने के लिए, ठीक है? तो इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। Okay, muscles present in our limbs move when we want them to. Such muscles are called the voluntary muscles. अब क्या बात आती है voluntary muscles और involuntary muscles? वॉलंटरी मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो हम करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से उठ के वहां बैठना चाहती हूँ, यहाँ से उठ के बाहर जाना चाहती हूँ, तो ये मेरे हाथ में। मैं उठूंगी तो मैं जाऊंगी, वरना मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो वो क्या है? वॉलंटरी मसल जो मेरे कंट्रोल में होती है। इनवॉलंटरी वो होती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती। लाइक अगर मैं कोई खाना खा रही हूँ और वो मेरा मैंने खाना अपनी मर्जी से खाया, मैंने वॉलंटरी चीज करी, उसके बाद वो मेरा खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जा रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? भाई तू स्टमक पेट में मत जा मेरे, भाई तू बाहर निकल, नहीं रोक सकती ना मैं उसे। मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं कर सकती। इट मीन्स वो इनवॉलंटरी एक्शन आ चुका, और जब तक मैं खा रही थी उसको खुद च्यू कर रही थी ना, मैं खुद चबा रही थी ना, इट मीन्स वो मेरा वॉलंटरी मसल था। तो वॉलंटरी मसल जो मेरे हाथ में होता है उनको कहते हैं वॉलंटरी मसल, और जो मेरे हाथ में नहीं होता, जो बॉडी के हाथ में होता है, उनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी। तो मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स जो है वो मूव करता है व्हेन वी वांट देम टू। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं हाथ चलाना चाह रही हूँ तभी मैं चला रही हूँ, वरना नहीं चलाऊंगी। सच मसल्स आर कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स एंड आर कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं वॉलंटरी मसल्स को, ठीक है? ऐसे मोस्टली अटैच टू द बोन्स, के बोन्स से अटैच होती है, इनको स्ट्रेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे होता है एक इनवॉलंटरी वाला, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तक फूड जा रहा है, और द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का जितना भी अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, वो भी तो खुद ही हो रहा है ना। मैं थोड़ा ना कह रही हूँ कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या भाई तू रिलैक्स हो जाए, नहीं कर रही ना मैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी? इनवॉलेंट्री। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी? इनवॉलेंट्री। पहले क्या चल रही थी हमारी? वॉलेंट्री, जो हमारे हाथ में थी। उसके बाद स्मूथ और इनवॉलेंट्री कंट्रोल सच मूवमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन द आइरिस, यूट्रस एंड ब्रोंकिया। हमारी आइरिस के जितने फंक्शन है, यूट्रस के जितने फंक्शन है, ब्रोंक्यूल्स के जितने भी फंक्शन है, वो हमारे हाथ में थोड़ा ना है। वो स्मूथ और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। के बाद द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। मस्कुलर टिश्यूज के जो वो होते हैं सेल, ये बहुत लॉन्ग होते हैं, ये ऐसे से दिखते हैं आपको।
पॉइंटेड एंड्स के साथ होते हैं, लॉन्ग होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, और ये अनस्टेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मस्कुलर में क्या बताया कि ये elongated सेल्स होते हैं, हमारे मूवमेंट कॉज करते हैं। इनके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप का प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है मूवमेंट के लिए। वॉलंटरी मसल्स में बता चुकी, जो हमारे हाथ में होते हैं उनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, स्ट्रेटेड फॉर्म में भी होते हैं प्रेजेंट। और वॉलंटरी मसल्स को स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। प्लस इनवॉलंटरी मसल्स भी होते हैं, जो जैसे कि खुद खाना जा रहा है, खुद कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है ब्लड वेसल्स की, उनको क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी, जो हमारे हाथ में नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा स्मूथ और इनवॉलंटरी कंट्रोल। स्मूथ और इनवॉलंटरी कंट्रोल मसल्स में मूवमेंट में क्या आ जाते हैं एग्जांपल्स, आइरिस, यूट्रस एंड ब्रोंक्यूल्स। ये किसमें आ गए, स्मूथ और इनवॉलंटरी कंट्रोल सच मूवमेंट्स में इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। प्लस ये बहुत लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, पॉइंटेड एंड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार आके, मैंने भी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देती हूँ कि मस्कुलर टिश्यूज जो है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, टेट्रा होता है, बायोन्यूक्लिएटेड होता है, ये कौन सा होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज दी यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है। सो आई होप आपको मस्कुलर टिश्यू समझ आया होगा। मैंने क्या बताया, एपिथेलियल में भी बताया था, इसमें मैंने बात करी थी स्क्वैमस, सिलिएटेड, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, बहुत टाइप के एपिथेलियल की बात करी थी मैंने। फिर मैंने बात की कनेक्टिव टिश्यू में, जिसकी मैंने बात करी थी ब्लड की, बोन की, कार्टिलेज की, टेंडन्स की, लिगामेंट्स की, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज। फिर मैंने यहाँ पे बात करी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज में मैंने आपको इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री बताया, रिलैक्सेशन वगैरह बताया, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लस इनकी शेप्स क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, बायोन्यूक्लिएटेड होता है, मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दिस टिश्यूज। ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज चलते हैं, नर्वस टिश्यूज करते हैं यहाँ पे। Cells of this nervous tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another. यहाँ पे एक पॉइंट आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक चाय का कप पड़ा है, ठीक है, वो बहुत गर्म है, मैं उसको टच करा, ये चाय का कप है, मैंने इसे टच किया और मैंने कहा नहीं यार ये गर्म है, और मैंने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब कि CNS, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ CNS, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, हमारा एक स्टिमुलस जनरेट करता है, नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। वो क्या करता है, हमारे पूरा ब्रेन तक जाता है। ठीक है, वो ब्रेन से पूछता है भाई मुझे ये काम करना था, वो कहेगा नहीं यार चाय बहुत गर्म है, मुझे ये काम नहीं करना, तो एकदम से हाथ पीछे करने वाली चीज हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो कहता है, ब्रेन मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि ये काम नहीं करना। फिर वो जो स्टिमुलाई होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आती है, फिर उसे बताती है कि भाई हमें ये काम नहीं करना, और फिर हम जो है हाथ पीछे करते हैं। तो कैन यू इमेजिन ये कितना जल्दी होता है, आप बिल्कुल टच करके बता देते हो नहीं यार बहुत गर्म है, मैं इसे छूंगी नहीं या छूंगा नहीं, है ना, यही करती हो ना। तो अब ये देखा करो, जब उसे टच करा आपने, नर्व इम्पल्स गई, फिर वापस आई, फिर बताया, और एकदम से हमने हाथ पीछे किया, तो ये कितना जल्दी होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी होता है। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। ये अब आप आगे स्टैंडर्ड्स पे जब जाओगे 10th 11th 12th में, आगे आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज के कंपोज होते हैं कौन, ब्रेन भी, स्पाइनल कॉर्ड भी और नर्व्स भी, जितने भी है ये होती है नर्वस टिश्यू के। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्वस सेल, longest cell is the nerve cell. Okay. Cells of this tissue is called the neurons. ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि नर्व सेल, नर्वस टिश्यू की या नर्वस टिश्यू की सेल्स का क्या नाम है, तो आपको न्यूरॉन्स लिखना है। बहुत से बच्चे नर्व सेल्स लिखाते हैं, विच इज रॉन्ग, करेक्ट नेम इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों कंसिस्ट होता है इसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, फिर each neuron has a single long part called the axon. axon प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लॉन्ग पार्ट है ये axon है, और जो ये पार्ट है ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा डेंड्राइट्स। ठीक है,
एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल दी डेंड्राइट्स। शॉर्ट ब्रांच पार्ट को क्या कहते हैं यहाँ पे हमारी डेंड्राइट्स। सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर, जो सिग्नल पास हो रहा है नर्व फाइबर के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। कोई स्टिमुलाई, कोई साइनेप्सिस नहीं कहते यहाँ पे, उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, वो नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं और फिर वो वहाँ पे ब्रेन तक जाके फिर ब्रेन से पूछ के फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट को फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है। इट अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हम चलना चाहेंगे, जब हम करना चाहेंगे, वो किसकी वजह से होता है, नर्व इम्पल्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, नर्व इम्पल्स की वजह से होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा नर्वस टिश्यूज का क्या था, कि सेल्स जो होती है नर्वस टिश्यू की बहुत हाईली स्पेशलाइज होती है, स्टिमुलेटेड फॉर्म में होती है और एक स्टिमुलस ट्रांसमिट करती है बहुत जल्दी, वेरी रैपिडली, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो है सारी नर्वस टिश्यू से कंपोज होती है। सेल्स जो है टिश्यू के, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होता है। उसके बाद ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल पार्ट। एक सिंगल पार्ट होता है एक्सॉन। एक्सॉन की भी आउटर पार्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट ब्रांच जो होते हैं, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। आप इसका एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से बता रखा है उसमें, प्लस लेबलिंग भी की हुई है। सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पास होकर नर्व फाइबर के अलाउ, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। इट अलाउज टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ऑब्वियस सी बात है, हमारा मसल्स तभी चलेंगे जब हमारे नर्व इम्पल्स हमारे को स्टिमुलेट करनी की ये चीज करनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने आज क्या पढ़ा है। टिश्यूज का मैंने पूरा रिवीजन करवाया है आपको यहाँ पे। तो ठीक है, सो सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। एंड कोई भी डाउट हो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, मैं फॉर श्योर आपका कमेंट देखूंगी। आपको कोई भी डाउट होगा उनके कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर आउट भी कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा प्रोमो कोड है मेघना, MEGHNA। और अगर आप चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरे प्रोमो कोड से ले सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर करके बता सकते हो। सो गाइज लेट्स क्रैक इट। बाय गाइज।